हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ डीएनएस डे नाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो बच्चों स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस। तो हमारा चैनल का नाम आपको पता ही होगा, डे नाइट स्टडी सेमेस्टर एग्जाम या डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के नाम से हमारा चैनल है। उसको अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पार्ट बी है, जैसे सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस जो है, फिजिक्स का पूरा नाम क्या है, थर्मल फिजिक्स है। एक पार्ट में आपका थर्मल फिजिक्स है और सेकेंड पार्ट में आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो मैंने बताया था सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो में कि पार्ट ए है वो आपके राय सर पढ़ाएंगे और जो पार्ट बी है इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको मैं कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस यूनिट के मतलब जो पार्ट बी है, इसके पहले यूनिट मतलब यूनिट नंबर 5 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को अगर आपको इसी यूनिट्स के या फिजिक्स के पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं एक इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स पार्ट बी यूनिट नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ एंड डीके ऑफ आरएल सर्किट। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिलेंगी। हर यूनिट से आपको 2-3 वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप लोग देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे इन सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट बी का पहले थोड़ा सा नाम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पार्ट बी है जो पार्ट बी फिजिक्स जो है, इसमें आपका कौन कौन से यूनिट मतलब यहाँ पे यूनिट नंबर 5 जो यूनिट का नाम है पूरा पार्ट बी के फिजिक्स के सिलेबस का पूरा नाम जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट फंडामेंटल एंड कंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये सारा पूरा आपका सिलेबस है पार्ट बी का। और सर्किट फंडामेंटल में आज यूनिट नंबर 5 जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट 5 का नेम क्या है, यूनिट 5। अलग अलग यूनिट के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यूनिट 5 का जो नाम है वो है आपका एसी एंड डीसी करंट। ठीक है, एसी एंड डीसी करंट्स। अब एसी एंड डीसी करंट्स में इस यूनिट में एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डीके ऑफ आरएल सर्किट। आरएल का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस और इंडक्टर सर्किट को हम लोग उसके ग्रोथ एंड डीके को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो यूनिट नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो यूनिट नंबर 5 में पहले एसी एंड डीसी करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लेंदी मैं नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा सा एसी एंड डीसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है, अल्टरनेटिंग करंट। और जो डीसी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ये सभी चीजें आपको पता होंगी और इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ एंड डीके पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जैसे ग्रोथ एंड डीके में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम लोग को ग्रोथ एंड डीके पढ़ने से हमको क्या पता चलता है, इस टॉपिक को पढ़ने से हमको क्या पता चलता है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये समय के साथ हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से चेंज होता रहता है ये। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस प्रकार से चलता है। डायरेक्ट करंट जो होता है वो कुछ इस टाइप से चलता है, या आपका ये भी एक डायरेक्ट करंट भी है, ये भी आपका एक डायरेक्ट करंट है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट करंट जो होता है इसमें कांस्टेंट फ्लो होता है, करंट का कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये जो है इसमें जो पावर मिलता है हम लोग को, हाई पावर मिलता है,
हाई पावर होता है, हाई पावर मिलता है, और इसमें लो पावर होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये लॉन्ग रेंज करंट होता है, ठीक है। क्या होता है? लॉन्ग रेंज करंट होता है। और जो डायरेक्ट करंट होता है ये शॉर्ट रेंज करंट होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज करंट, जैसे बैटरी जो होती है वो आपका क्या प्रोड्यूस करती है? शॉर्ट रेंज करंट प्रोड्यूस करती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है, जैसे जो हमारे बिल्डिंग्स में, जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, वो अल्टरनेटिंग करंट पे होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में छोटे से आपको जो चीजें आपको पता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि टॉपिक हमारा नाम क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट्स इन आरएल सर्किट, ठीक है। आरएल का मतलब क्या है? रेसिस्टर और इंडक्टर सर्किट में हमारा ग्रोथ और डीके कैसे होता है, किसका? करंट का, उसको हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाई वी स्टडी अबाउट ग्रोथ एंड डीके। व्हाई वी स्टडी ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करेंट्स, ठीक है। अब है यहाँ पे ग्रोथ एंड डीके हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डीके पढ़ने से हमको ये पता चलता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के वो कैसे बिहेव करता है, उसमें वोल्टेज कितना है, वो करंट कितना देता है, ये सभी चीजें हमको पता चलती है जब हम लोग किसी सर्किट के ग्रोथ एंड डीके को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको वोल्टेज गेन पता चलता है, वोल्टेज में कितना चेंज हुआ, करंट में कितना चेंज हुआ, और पावर में कितना चेंज हुआ। तो उस सर्किट के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलता है कि ग्रोथ आपका रेसिस्टर लगा है, रेसिस्टर और इंडक्टर लगा है, तो उसमें कैसे अपने मैक्सिमम वैल्यू, जो करंट है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे कैसे पहुंच रहा है, ये सारी चीजों के बारे में ये हमारा ग्रोथ एंड डीके आपको बताता है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डीके हमको यही बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेसिस्टर, इंडक्टर और ग्रोथ एंड डीके उसके बिहेवियर को समझाता है कि कैसे ये बिहेव करता है, ठीक है। तो यही था ग्रोथ एंड डीके को हम लोग क्यों स्टडी करते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका टॉपिक है, अब अच्छे से यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये है टॉपिक का नाम, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट्स इन आरएल सर्किट। अब इसमें पहले हम लोग ग्रोथ को देखेंगे कि ग्रोथ आपका क्या होता है, ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट है, इसमें ग्रोथ कैसे होता है, और फिर इसके लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका डीके कैसे होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को आरएल सर्किट का ग्रोथ एंड डीके समझना है, तो हमको क्या चाहिए? एक आरएल सर्किट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे कि सीरीज में एक रेसिस्टेंस ले लेंगे, एक इंडक्टर ले लेंगे, और इसको टर्मिनल से अटैच कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और इसके बिहेवियर को हम लोग समझेंगे, ठीक है। हालांकि इसके बेसिक चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें पता है। जैसे अगर किसी सर्किट में रेसिस्टेंस रहता है केवल, और बैटरी से कनेक्ट होता है, तो तुरंत करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, उसमें आपको पता होगा, ठीक है। अगर किसी सर्किट में केवल कैपेसिटर है, तो क्या होता है, वो कैपेसिटर जल्दी से वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। और किसी सर्किट में आरएल आपका हो गया इंडक्टर है, तो यहां पे क्या होता है, वहां पे इंडक्टर में क्या होगा, ये वहां पे अपोजिट एक करंट आपका फ्लो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के कारण अपोजिट करंट फ्लो होता है। तो ये सभी बेसिक चीजें आपको पता है। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि ये सभी चीजें हमने 12th में पढ़ चुकी हैं, कि अगर हमारे पास सिंगल रेसिस्टेंस हो, किसी सर्किट में सिंगल कैपेसिटर हो, सिंगल इंडक्टर हो, तो वहां पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम लोग बीएससी में आ चुके हैं, तो हम लोग को पढ़ना है कि अगर हमारे पास रेसिस्टर इंडक्टर हो, रेसिस्टर कैपेसिटर हो, और आपके इंडक्टर कैपेसिटर हो, या इंडक्टर कैपेसिटर और आपके रेसिस्टेंस तीनों हो,
तो हमारे सर्किट में किस प्रकार से बिहेवियर रहता है, किस प्रकार से वहां पे करंट का ग्रोथ होगा, किस प्रकार से करंट का डिके होगा, उस चीज को आपके इस यूनिट में आपको देखना है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग आरएल के लिए बस केवल बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एलआर सर्किट पहले हमको बनाना जरूरी है। तो हैड नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस, एक नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस आर एंड सेल्फ इंडक्टेंस यल इन सीरीज। दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हैविंग ईएमएफ ई। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे इसका ईएमएफ कितना है, मतलब यहां पे बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा तो यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहां पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होगा, ईएमएफ होगा, जिसके वजह से ये बैटरी क्या करेगा, यह आपको पावर यहां से ट्रांसफर करेगा इस सर्किट में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है, आरएल सर्किट के ग्रोथ को स्टडी करना है। तो हमने क्या किया, पहले सर्किट को मतलब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंडीशन क्या है, यहां पे इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब टाइम आपका 0 है तो करंट भी आपका क्या है, 0 है। और जैसे ही हमने क्या किया, अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया, इस 2 पॉइंट को हमने इस सर्किट को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट करने के इस P पॉइंट को S पॉइंट से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये सर्किट क्या हो गया, एक क्लोज्ड पाथ आपका बन गया, क्लोज्ड पाथ बन गया। तो क्लोज्ड पाथ हो गया तो करंट आपका आराम से फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, जैसे ही हमने P और S से जोड़ा, अब यहां से क्या होगा, इस ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करंट I आपका यहां से फ्लो होगा। ठीक है, अब यहां से पहले ये किसके पास जा रहा है, इंडक्टर के पास जा रहा है। ठीक है, अब ये इंडक्टर करेगा क्या, तो हमको पता है, हमने इंडक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा है, हमने कॉइल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है। हमने बताया था कि, या आपने 12th में पढ़ा है कि जब यहां पे करंट यहां पे फ्लो होता है इस लूप्स में, इस कॉइल में, तो क्या होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, लगातार चेंज होगा और लगातार चेंज होने के कारण यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और ये लॉ किसने दिया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में किसने बताया था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमको पता है कि यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए या आपने पिछले क्लासेस में जरूर पढ़ी होंगे। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या, जैसे ही हमने कनेक्ट किया करंट यहां पे फ्लो होने लगा, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। मतलब अगर आपका केवल रेसिस्टर रहता, केवल रेसिस्टेंस रहता, तो ये सर्किट आपका आराम से ये अपने करंट के मैक्सिमम वैल्यू तक यहां पे फ्लो होता। ठीक है, करंट यहां पे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता। लेकिन जब यहां पे इंडक्टर लगा दिया हमने, तो क्या हुआ इस सर्किट में, ये सर्किट क्या की, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना ली जो कि इस डायरेक्शन में, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इस डायरेक्शन में क्रिएट हो गया। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अब ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक कॉन्सेप्ट है कि ये जिससे क्रिएट होती है उसी का अपोज करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान से सुनिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बना है ये क्या करेगा, करंट के ग्रोथ को, इस सर्किट में करंट का जो ग्रोथ होने वाला था उसको अब क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अब उसको अपोज करेगा। और जब ये अपोज करेगा तो ये सर्किट कंप्लीट अपने मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, यहां पे आई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, मैक्स पॉसिबल वैल्यू। और ये रेसिस्टर के लिए मैक्स पॉसिबल वैल्यू की जो यहां पे आई नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई बाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, E बाई आर के। ये इस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने में
कुछ समय लगाएगी और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो इसी को हम लोग इस ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट में देखेंगे। ठीक है, कि कितना समय वो लगा रही है अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो यहां पे ये रेसिस्टर, ये इंडक्टर लग जाने की वजह से ये सर्किट का सारा यहां पे क्या हुआ, ये उसके करंट को यहां से जाने में रोकने लगा। और जब ये करंट को रोकने लगा तो ये सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है वहां तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है। उसी समय को और इसके इक्वेशंस को हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। व्हेन वी कनेक्ट P टू यस, यहाँ पे जब P को यस से कनेक्ट करते हैं, मींस व्हेन वी क्लोज द सर्किट बाय कनेक्टिंग द स्विच S टू P, जब जैसे ही हमने यस टू P कनेक्ट किया, देन करंट इन द सर्किट स्टार्ट टू राइज, जब करंट यहाँ पे सर्किट में क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ थर्ड पॉइंट में, इफ द इंडक्टर इज नॉट प्रेजेंट the circuit current will rise rapidly to maximum steady value I naught equal to E by R। अगर इस सर्किट में इंडक्टर नहीं होता तो करंट अपने मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू जो कि होता है I नॉट इक्वल टू E बाई R, इस मैक्सिमम वैल्यू तक आराम से पहुंच जाता, राइज हो जाता। लेकिन यहां पे इंडक्टर कनेक्ट है, तो यहां पे अब होगा क्या सर्किट में, but due to the presence of the inductance according to Faraday's law से inductor have self inductance EMF, self inductance EMF is set up in the coil। यहाँ पे इस सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस के कारण एक इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो जाएगा, which opposes the growth of the current, यहां पे जो growth of current को रोकेगा। so the current does reach its फाइनल वैल्यू, मतलब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने में अब क्या करेगा ये आप, बट ग्रोज डिपेंडिंग अपॉन द इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पे इंडक्टेंस और इंडक्टेंस की वजह से वो जो ग्रोथ है उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे अच्छे से कि क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे कि ये करंट कैसे आपका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम आई बी द करंट, यहाँ पे कैपिटल आई है, आई बी द करंट एट एनी टाइम टी। लेट कर लेते हैं कि आई हमारा कोई करंट है एट एनी टाइम टी। VR VL इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस। अगर हम लोग मान लेते हैं कि VR VL एक वोल्टेज ड्रॉप होता है क्रॉस रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, तो रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको किरचॉफ लूप लॉ आता होगा। ठीक है, लूप लॉ नहीं अभी आता तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि अगर किसी लूप में जितना पोटेंशियल होगा, जितने पोटेंशियल होंगे वो सारे आपके IR के बराबर होते हैं। ये बात आपको पता होगी, मतलब समेशन ऑफ E इक्वल टू क्या होगा IR। ये आपका लूप लॉ कहता है, जो आपका किरचॉफ का लूप लॉ है। किरचॉफ का एक और लॉ है, मतलब इन्होंने बताया था किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट वहां से जाने वाली करंट के बराबर होती है, एडिशन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको किरचॉफ के बारे में ये सारी चीजें पता है, तो मेनली इसी फॉर्मूले के यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए करंट आपका यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे IR होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF की वजह से ये जो पोटेंशियल होगा -LdI/dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लूप लॉ अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा लूप इस प्रकार से है। ठीक है, हमने लूप को इस प्रकार से ले लिए, अब हम लोग इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल अपना लिखेंगे। पोटेंशियल आपका पॉजिटिव से जा रहा है तो E आपका पॉजिटिव
तो यहाँ पे देखिए लूप लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका इक्वेशन हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहले ई है आपका, ठीक है, ई है आपका, ये किस डायरेक्शन में है, लूप के ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया गया है। अब यहां पे देखिए इसके बाद क्या है, इस डायग्राम में देखिए, यहां पे फिगर में देखिए, अब इसके बाद इस लूप में क्या है, करंट की डायरेक्शन ये है, और जो इंडक्टेंस है, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे क्या लगेगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और माइनस साइन क्या बता रहा है आपको कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ये इस करंट को रोक रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी के साथ, और यहां पे इक्वल टू हम लोग आई आर कर देंगे। तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ई माइनस हम लोग क्या करेंगे, एल डी आई बाई डी टी, प्लस क्यों नहीं हुआ, आपको पता चला कि नहीं, प्लस यहां पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर है, वो आपका निगेटिव रहता है। क्यों निगेटिव रहता है, क्योंकि ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। अब यहां पे ये हो गया, और इक्वल टू आई आर आपका इसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमको पता है कि अगर करंट इक्वल टू 0, हम लोग लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो आपका जो करंट है, करंट की डायरेक्शन अगर आईआर के डायरेक्शन में होती है, तो हम लोग आईआर को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे या इक्वल टू आई आर के बराबर करिए, जो हमारा किरचॉफ लॉ कहता है, उससे भी आप लोग यहाँ पे आई आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक अगर आपने कर लिया, अब यहाँ पे करंट का यहां से इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। आइए इसको करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए अब क्या होगा, यहां से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, dt वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, di वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस पार्ट को इस साइड लेके जाते हैं, तो e माइनस आई आर हो जाएगा। इस पार्ट को हमने इधर लेके आया, इस पार्ट को इस साइड लेके गए, तो यहाँ पे यल डी आई बाई डी टी हो गया। अब e माइनस आई आर को सीधे यहां पे लेके आते हैं, dt को यहां पे लेके आते हैं, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, dt और इक्वल टू यहां पे एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई ई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, e माइनस आर हो जाएगा, e माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यल को इस साइड भेज लेते हैं पहले ही हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। यहाँ पे 1/l को इस साइड लेके चले आते हैं, और यहाँ पे क्या बचा, डी आई बाई ई माइनस आई आर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, लूप लॉ से यहाँ पे ये इक्वेशन निकाला, इक्वेशन निकालने के बाद पोटेंशियल को एक तरफ, रेसिस्टेंस को एक तरफ, और उसके साथ हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया, और यहां से हमने वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया। अब यहां पे देखिए हमने क्या किया, दोनों साइड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमने दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, यहां पे बोथ साइड। अब देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे t बाई एल आएगा, t बाई एल तो ही आएगा, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे डी आई बाई ई माइनस आई आर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, t बाई एल आपका उसी तरीके से रहेगा। अब हमको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और जो आपके नीचे वाला पार्ट है जो x रहता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे log बेस e रहेगा, और e माइनस आई आर, ई माइनस आई आर रहेगा, और जो आपका ये वाला पार्ट है, जो x वाला पार्ट है, चूंकि ये पूरा x तो था नहीं, यहाँ पे e माइनस आई आर है,
अब इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करो यहाँ पे आई के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ई वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अगर आप इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करो आई के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, यहाँ पे ई आपका 0 हो जाएगा और आई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आर आएगा, यहाँ पे माइनस आर में इसको यहाँ पे लिख -1/r, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1/x है, ठीक है, यहाँ पे -1/r आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ पे प्लस सी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखिए क्या करना है, इस r को इस साइड लेके, माइनस के साथ इस r को इस साइड लेके आएंगे तो r/l और t हो जाएगा, और इधर क्या बचा आपका e - ir, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस सी, अब हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तो हम लोग अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखिए इनिशियल कंडीशन क्या है, हमने बताया था कि आई टी इक्वल टू 0 पे, जब हमारा टाइम 0 है उस समय पे हमारा जो करंट है वो कितना है, वो भी 0 है। इसी इनिशियल कंडीशन को यहाँ पे रख दीजिए। देखिए टी अगर 0 करेंगे तो ये पूरा साइड 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आई को अगर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग बेस ई, मतलब यहाँ पे लॉग ई बचेगा, और यहाँ पे प्लस सी आपका उसी तरीके से, मतलब सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -log ई आ गया, ठीक है, -log ई। अब इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, r/l इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस ई, e - ir, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा log बेस ई, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे log a - log b का यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि इसको हम लोग log a/b लिख सकते हैं, तो यहाँ पे e - ir/e हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और इधर आपका क्या है, r/l इंटू टी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस log को अगर इधर लेके आएंगे तो e आपके ये e के पावर में चला जाता है, log जब दूसरे साइड जाता है तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ये आपको पता होगा, तो ये साइड आपका पूरा एक्सपोनेंशियल ही बन जाएगा, r/l इंटू टी, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 1 - ir/e। कैसे आया, समझ में आया, क्या किया हमने, log को इस साइड लेके गए तो एक्सपोनेंशियल बन गया, और हमने क्या किया, e को क्या कर दिया, e को हमने यहाँ पे दोनों में डिवाइड कर दिया, तो e/e कट जाएगा तो 1 बचेगा, और ir/e को इसी तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सपोनेंशियल के टर्म को इस साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ir/e को इस साइड लेके आया हमने, और हमने एक्सपोनेंशियल के टर्म को यहाँ पे लेके चला गया, r/l इंटू टी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये इक्वेशन दिखेगा, ये कुछ इक्वेशन आपका ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। देखिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो r/e का है इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e/r हो जाएगा, यहाँ पे r/e है तो इधर e/r हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1 - e टू द पावर r - r/l इंटू टी, ये आपका इक्वेशन निकल जाएगा करंट का, ठीक है, ये आपका इक्वेशन निकल गया करंट का। तो यहाँ पे E/R मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो E/R होता है, E/R होता है ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है किसकी, करंट की। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे I0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I0 1 - e टू द पावर -r/l इंटू टी, ठीक है। अब देखिए यहां पे I0 क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है किसका, करंट का, और यहां से हमको पता चल रहा है
कि जो ग्राफ बनेगा, यहां पे इक्वेशन में देख रहे हैं एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, यहां से आपको पता चल जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को देखिए यहां पे बताया गया है E बाई आर एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट है, और नाउ I इक्वल टू यहाँ पे क्या आया है, ये इक्वेशन निकल के आया है, और ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ करंट सच एज, अगर I इक्वल टू आई नॉट हो रहा है तो हमको कितना टाइम लगेगा, T टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब जो ग्रोथ ऑफ करंट होगा, जो ग्रोथ ऑफ करंट होगा वो इक्वल टू आई नॉट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके पास पहुंचने, जैसे यहां पे अगर हम लोग t इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए बात करें, अगर इनफाइनाइट टाइम में बात करें, तो वी कैन से दैट करंट नेवर अटेन्स द वैल्यू आई नॉट, करंट कभी भी आई नॉट के बराबर नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम के बराबर नहीं हो सकता, बल्कि वो अप्रोच कर सकता है आई नॉट के पास, आई नॉट के पास अप्रोच पहुंचता हुआ हमको दिखेगा, आई नॉट के पास पहुंचता हुआ दिखेगा, लेकिन कभी आई नॉट की वैल्यू को ये पा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, यहां पे ये इक्वेशन हमको ये चीजें बता रही हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके अगर एग्जाम में आता है तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, पहला जो टाउ यल बाई आर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे L बाई ए आर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अभी बताऊंगा कि टाइम कांस्टेंट यहां पे कॉन्सेप्ट क्यों आया। ठीक है, अब ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट होता है, मान के चलना है कि टाउ यल जो है वो किसको बता रहा है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है यल बाई आर। ठीक है, इसका डायमेंशन जो होता है टाइम का ही डायमेंशन होता है, सेकेंड देखिए यहां पे निकाला गया है। तो अब हमारे इक्वेशन में अगर हम लोग क्या कर दें, देखिए आर बाई यल था ना, यहां पे इक्वेशन किस प्रकार से था, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर आर बाई यल इंटू टी के फॉर्म में था। हमने क्या किया, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट मान लिया टाउ यल को, तो यहां पे यल आर बाई यल है तो क्या हो जाएगा, टाउ यल जो आएगा अपॉन में आएगा, तो टाउ यल आपका नीचे आया है और माइनस को उसी प्रकार से लिख दिया, तो टी बाई टाउ यल यहां पे हो गया। यहां तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। अभी टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है ये दूसरे पॉइंट में आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब ये टाइम कांस्टेंट हमको क्या बताता है, अब इसके बारे में देखेंगे। तो टाइम कांस्टेंट क्या बताता है, टाउ अगर हम लोग t इक्वल टू क्या रख दे, टाइम कांस्टेंट के बराबर, जो टाइम है जो हमारे इस इक्वेशन में t है, अगर टाउ यल के बराबर रख देते हैं, या इस इक्वेशन में जो t है इसको टाउ यल के बराबर रख देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा, आइए देखते हैं। हमने क्या कर दिया, अब यहां पे भी यहां पे अगर t की जगह टाउ यल रख दोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे i इक्वल टू आई नॉट, यहां पे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई, सॉरी यहां पे टाउ यल बाई टाउ यल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से टाउ यल कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस 1, और हमको पता है कि 1 बाई ई टू द पावर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ई लिख सकते हैं, और 1 बाई ई की जो वैल्यू होती है 0.37 के बराबर होती है। तो यहां से हमारा जो इक्वेशन मिला 0.37 के बराबर होती है, तो यहां पे अब देखिए रख के सॉल्व करिए, यहां पे 1 माइनस 0.37, और ये आपका क्या निकल के आ गया, i इक्वल टू 0.632 आई नॉट। मतलब ये इक्वेशन हमको इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बारे में क्या बता रहा है, देखिए अब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू का जो करंट है अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% जब वो पहुंच जाता है, ग्रोथ कर लेता है, उस टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, टाइम कांस्टेंट समझ में आया कि नहीं,
मैक्सिमम, यहां पे आई नॉट का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू का, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का जब 2/3 पार्ट पहुंच जाता है, तो उस टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। या तो आप 63% कहो, या तो 2/3 कहो, या आप लोग कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 पार्ट जब पहुंच जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ यल कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ यल कहते हैं। यहां पे टाइम कांस्टेंट टाउ यल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया टाइम कांस्टेंट हमको क्या बताता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अपने थर्ड पॉइंट पे हम लोग ये क्या बता रहे हैं, ग्रोथ में हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं उसको हम लोग बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो थर्ड पॉइंट है, अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। वो जो करंट आपका ग्रो हो रहा है, जो करंट आपका बढ़ रहा है, वो कितने रेट से बढ़ रहा है, उस चीज को इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। नाउ डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन वी गेट, अगर हम लोग इस इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, तो हमारा रेट क्या होता है, किसी के रेट को अगर हमको बताना है तो उसको हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब डी आई बाई डी टी हमको क्या बता रहा है कि करंट कितने रेट से ग्रो हो रहा है, करंट के रेट ऑफ चेंज को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, करंट के रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जब भी हमको पता करना पड़ता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए यहां पे डी आई बाई डी टी करेंगे, यहां पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां पे ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यल हो जाएगा। और देखिए बेसिकली यहां पे डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो 1 का तो 0 हो गया, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम टी के रेस्पेक्ट में, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे टी बाई टाउ यल ही होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा। और यहाँ पे अगर मैं t बाई टाउ यल का डिफरेंशिएशन फिर करूंगा, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे 1 बाई टाउ यल आ जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस से ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या मिलेगा, प्लस यहां पे आई नॉट, यहां पे आई नॉट, यहां पे क्या मिलेगा, e टू द पावर t बाई टाउ यल इंटू यहाँ पे टाउ यल, और यहाँ पे आपका इक्वेशन जो मिलेगा, यहाँ पे देखिए आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यल, ये आपका पार्ट मिल गया। और यहां से हम पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हमारा निकल गया कि डी आई बाई डी टी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ यल के। मतलब अगर किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा वो कम होगा। क्या पता चल रहा है कि अगर रेट ऑफ ग्रोथ अगर हमारा ज्यादा है तो मतलब टाइम कांस्टेंट उसका, उस इंडक्टिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो है वो कम है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब इसका ग्राफ अगर आप बना लेंगे तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या, हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, आई इक्वल टू आई नॉट और ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर आर बाई यल इंटू टी, या टाइम कांस्टेंट भी आप रख सकते हैं। ठीक है, टाउ यल यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए टी और करंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ग्रोथ जो होगा करंट का वो कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्राफ, यहां से t इक्वल टू, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है t इक्वल टू 0 पे, आई भी आपका यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब यहां से करंट आपका जितना बढ़ता जाएगा, और यहां पे मैंने बताया था यहां पे कितना 0.63% मैक्सिमम करंट का टाइम कांस्टेंट यहां पे अगर हमको बताना रहे तो क्या होगा, यहां पे देखिए यहां पे 63%, इस ग्रोथ का 63% मान लीजिए अगर यहां पे आएगा तो यहां पे यही आपका क्या बताएगा, टाउ यल को बताएगा 0.60 आर बाई, यहां पे ये टाइम कांस्टेंट को बताएगा। ठीक है, कितना 0.632
ऑफ आई नॉट, यही टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है, टाउ यल को डिफाइन कर रहा है। मतलब मैक्सिमम करंट जो आई नॉट है उसका 0.632% जो होगा, या कह ले 63% जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब इसको जल्दी से, अब हम लोग इसके डीके को भी देख लेते हैं। अगर आपको ग्रोथ समझ में आ गया इस सर्किट का, अगर ग्रोथ समझ में आ गया तो डीके भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए ग्रोथ भी देख लेते हैं, सॉरी डीके भी देख लेते हैं, इसका डीके कैसे होगा। तो डीके करने के लिए हमको पता है, अगर किसी सर्किट में अगर कोई आपका डीके करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो ईएमएफ है, जो सोर्स है, उसको हटा देंगे। सोर्स को हटा देंगे तो सर्किट अपने आप क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज पोजीशन में हो जाएगी या डीके करने लगेगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, किससे किससे कनेक्ट करेंगे, आर और यस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने आर और यस को कनेक्ट किया, या कह ले यस टू आर कनेक्ट किया, वैसे ही ये सोर्स आपका क्या हो जाएगा, सोर्स आपका क्या हो जाएगा, इस सर्किट से बाहर हो जाएगा, और ये आपका पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, अब डीके करने लगेगा। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन यहां पे क्या है, डीके करने के लिए इनिशियल कंडीशंस क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है डीके करने के लिए, इनिशियल कंडीशन पहले t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे आपका जो आपका करंट है वो कितना है, I इक्वल टू आई नॉट के बराबर है। मतलब यहां पे करंट जो है आई नॉट, जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, उससे आप यहां पे गिरना शुरू होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लूप का फॉर्मेशन इसी प्रकार से करते हैं, और यहां पे अब आर जो होगा, पहले करंट आपका इस साइड जा रहा था। ठीक है, अब करंट क्या होगा, वापस यहां पे अब डीके करने लगेगा, आपका अपोजिट साइड जाएगा। ठीक है, तो अब जब यहां से करंट अपोजिट डायरेक्शन में आया तो यहां पे आई आर है। ठीक है, और अब देखिए फिर इंडक्टर यहां पे फिर इसको क्या करेगा, अपोज, क्योंकि हमको पता है इंडक्टर क्या करता है, करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ, कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ये करंट को क्या करता है, रोकता है, अपोज करता है। तो जब अब डीके करने लगी सर्किट, तो यहां पे करंट जब आया तो फिर तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। अब यहां पे फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बना एल डी आई बाई डी टी, अब यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि इसका बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव एल डी आई बाई डी टी रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे एल डी आई बाई डी टी अब क्या करेगा, इस करंट को फिर रोकेगा, तो फिर इसको डिस्चार्ज होने में क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, और उस समय को अब हम लोग क्या करेंगे, डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इसके लिए लैंग्वेज लिखेंगे, नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, दैट इज सर्किट इज ओपन, सर्किट को ओपन कर दिया, या कह सकते हैं द ईएमएफ अप्लाइड टू द सर्किट गोज टू जीरो, जो ईएमएफ है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है। नाउ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल अपोजेस द डीके और द फॉल ऑफ द करंट। अब क्या करेगा, जो यहां पे फॉल ऑफ द करंट हो रहा है इसको अब अपोज करेगा। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं, अब देखिए क्या करना है, अब इसका भी प्रूफ करेंगे, इसको भी जल्दी से करेंगे। देखिए अब यहां पे फिर से लूप लॉ लगाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एल डी आई बाई डी टी, यहां पे एल डी आई बाई डी टी, यहां पे ये पॉजिटिव में है, और यहां पे ये एल डी आई बाई डी टी है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक साइड अगर हम लोग लिखना चाहें, नहीं यहां पे ये आपका अपोज कर रहा है ना, तो यहां पे निगेटिव ही साइन लगेगा, क्योंकि ये अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसका अपोजिट टाइम ही लगेगा। ठीक है, अब यहां पे इस करंट को अपोज कर रहा है, तो यहां पे एल डी आई बाई डी टी, जो यहां पे हमने पहले ही जो लूप लॉ लगाया था, उस लूप लॉ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इस लूप लॉ से अगर आप लोग कंपैरिजन करेंगे, जो यहाँ पे किरचॉफ लूप लॉ लगाया है हमने,
तो यहाँ पे क्या इसमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा, हमको E की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमने बैटरी को नहीं लगाया तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 और माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस लूप लॉ से हमारा क्या आ गया इक्वेशन, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं और यहां से i वाले को एक तरफ और t वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो dt का अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर हो जाएगा माइनस एल बाई आर डी आई बाई आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। यहां हमने क्या किया, dt को इधर ले गए, आई आर को हमने क्या कर दिया, इधर लेके आ गया। तो आई यल को आर के साथ लिख लिया और डी आई बाई आई आपका उसी तरीके से है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आर बाई यल को हम लोग इस साइड लेके मतलब यल बाई आर को इस साइड लेके आएंगे तो आर बाई यल हो जाएगा माइनस में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई बाई आई हो जाएगा। अब क्या करिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आर बाई यल यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम वही मेथड करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ई आई के बराबर हो जाएगा प्लस सी। सी आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो फिर से इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन हमारा अब क्या है, आई इक्वल टू टी इक्वल टू यहाँ पे टी इक्वल टू, अब हमारा अगर हमारा टाइम टी इक्वल टू टी पे अगर हम लोग देखें, इनिशियल कंडीशन आपका क्या है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे आई नॉट, अगर टी आपका टेंड कर रहा है 0 की तरफ तो आई जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई नॉट, मतलब टी इक्वल टू 0 पे आपका आई नॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज को रख देंगे। तो t इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे log e i की वैल्यू हमारी क्या है, अब आई नॉट के बराबर है प्लस c, और c की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस log e आई नॉट के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। सेम वैसा ही प्रूफ है जैसे हमने ग्रोथ में किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, c की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो r बाई यल इंटू टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, log ई आई माइनस log ई आई नॉट। ठीक है, हमने ये इक्वेशन हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब देखिए क्या करना है, उसी प्रकार से r बाई यल इंटू टी को उसी प्रकार से रहने दीजिए, ये आपका log ई आई बाई आई नॉट हो गया। ठीक है, अब ये आई बाई आई नॉट हो गया। अब यहाँ पे log को इस साइड लेके आएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा r बाई यल इंटू टी और इधर i बाई आई नॉट हो जाएगा। अगर यहां से इक्वेशन निकालें तो i इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई यल इंटू टी हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन था वो आपका अब इस फॉर्म में मिल गया आपको। अब ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है, अब ये इक्वेशन हमको बता रहा है कि जो करंट होगा वो डीके होगा एक्सपोनेंशियली, ये करंट भी आपका डीके होगा। ठीक है, जैसे ही वो ग्रोथ हुआ था उसी के जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा, अब इसका डीके होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ पे टाउ यल इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे यल बाई आर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इक्वेशन में यहाँ पे टाउ यल की वैल्यू टी के बराबर हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब पुट कर दिया तो यहाँ पे i इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि टाउ यल से टाउ यल कट गया तो ई टू द पावर माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए i इक्वल टू आई नॉट बाई ई के बराबर आ जाएगा और 1 बाई ई की वैल्यू 0.37 होती है तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या मिल गया, 0.37 आई नॉट। अब यहाँ पे जो डीके में टाइम कांस्टेंट है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अब इस लाइन से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो दस द टाइम कांस्टेंट टाउ यल या इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज द टाइम, ये एक टाइम को बता रहा है ड्यूरिंग विच करंट ड्रॉप फ्रॉम मैक्सिमम टू 0.37 ऑफ आई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू का जब
37% ड्रॉप हो जाता है अपने इनिशियल वैल्यू करंट की क्या थी, आई नॉट थी, मैक्सिमम थी, मैक्सिमम का 37% जब ड्रॉप हो जाती है उसी को हम लोग उस टाइम को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट या डीके टाइम कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये टाइम कांस्टेंट और ये आपका टाइम कांस्टेंट के बारे में हो गया। सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ डीके क्या है, रेट ऑफ डीके को देख लेते हैं। रेट ऑफ डीके के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो यही इसके रेट ऑफ डीके को बताता है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर टी बाई टाउ एल माइनस 1 बाई टाउ एल। इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एल आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे -1 बाई टाउ एल हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, इसको पूरे इक्वेशन को हमने इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पे माइनस साइन मत भूलिएगा, यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ पे हमने आगे लाया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि डी आई बाई डी टी जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, -1 बाई टाउ एल के। और यहाँ पे माइनस, टाइम कांस्टेंट में माइनस आने का मतलब क्या है, निगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है, निगेटिव साइन हमको यहाँ पे ये बता रहा है कि जो करंट है वो क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, करंट डीके हो रहा है। निगेटिव साइन किसके बारे में बता रहा है यहाँ का, कि जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू से डीके हो रहा है, यहाँ पे आपका जीरो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब रेट ऑफ डीके यहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब अगर डीके का रेट ज्यादा होगा मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ डीके की वैल्यू कम होगी, या टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो यहां पे रेट ऑफ डीके क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो फाइनल ग्राफ इसका देखेंगे तो यहाँ पे आई नॉट का यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 37% हमको आई नॉट का देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 37% करीब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 0.37% ऑफ आई नॉट जो होता है यही आपका टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीके हमने देख लिया, ग्रोथ देख लिया, आरएल सर्किट का डीके देख लिया, और यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मतलब जो करंट होता है, ग्रोथ एंड डीके क्या बताता है, उस सर्किट के बिहेवियर को बताता है कि कंपोनेंट कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। जो रेसिस्टेंस है, इंडक्टर है, चाहे रेसिस्टेंस आपका कैपेसिटर है, उसके साथ बिहेवियर क्या होता है उस चीज को बताता है। तो हमने यहाँ पे ग्रोथ एंड डीके को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब मैंने वीडियो में कहा था कि लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अब देखिए हमारा एक एप्लीकेशन है डीएनएस एजुकेयर ऐप, ठीक है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस इस पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इस प्ले स्टोर से हमारे नवोद्भव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ तक है, और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक मिलेगी। और इन सभी चीजों को केवल आपको 1499 वन टाइम पेमेंट करना है। 1499 का आप इसमें एनरोल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1499 के साथ अगर आपको कूपन कोड लगाना है तो DNS कैपिटल में DNS10 लिखेंगे तो आपको 10 रुपीज का और डिस्काउंट मिलेगा। और आपको इसके साथ ही आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, जैसे कि आप इस प्रकार से क्लासेस कर रहे हैं तो, और उसके साथ ही साथ डाउट क्लासेस आपको मिलेंगी, और जैसे क्लास और हैंड रिटन जो भी हमने क्लास में इस तरीके से जो भी यहाँ पे नोट्स लिखा, जो पीडीएफ लिखा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये सारे क्लास के फीचर आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे यूनिट वाइज। और यहाँ पे देखिए आप लोग हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 1499 है
इसमें अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, सॉरी गलती हो गया था, आपको 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा अगर आप DNS, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए DNS10, अगर ये आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी एनरोल्ड हो जाइए और आपको इसी तरीके से इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।